Hey folks, I am Anurag and welcome to the first episode of Placement Etc. Today we have got two friends who cracked TCS together and they are here to share all the fun, struggle and behind the scene moment. That's right. We have got not only one, but two folks with us. It's a TCS double trouble session. One credited calmly, another with caffeine and chaos. I am Shubdani. Meet Divyanshu sir and Gautam sir, the heroes, who now officially get to say that I have a job offer. So let's begin. आपने किस तरह से कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस के लिए वर्क किया था और आप क्या टिप्स देंगे जूनियर को जिससे उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा? टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, इंटरव्यूअर हमारी दो चीज़ें देखता है। एक क्वालिफिकेशंस जो कि हम रेज्यूमे में दिखाते हैं, एंड सेकेंड इज़ पर्सनैलिटी। इंटरव्यू टेबल पे आप कितना शो कर रहे हो। तो कम्युनिकेशंस का तो ऐसा है कि वो तो आप इनबिल्ड होता है, मीन्स आप कम्युनिकेट करने का वे आपको आना चाहिए। प्लस कॉन्फिडेंस तब आ पाएगा जब आप उतना ही दिखाओगे जितना आपको आता है। इसीलिए जब भी इंटरव्यू टेबल पे जाएं तो रेज्यूमे में उतना ही दिखाएं जितना आपको आता है। डिस्कशंस विल बी ऑल अराउंड योर कॉन्सेप्ट। कभी भी डिस्कशन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो तुमसे दूर जा रहा है। डिस्कशन को हमेशा कैच करने की कोशिश करनी चाहिए, और ताकि जो भी गेम ऑफ पूल रहे वो आपके ग्राउंड के अंदर रहे। यही है हमारा कम्युनिकेशंस का। प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कम्युनिकेशंस, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंटरव्यू टेबल पे जाके फिर वहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास में मीडियम क्या रहेगा, किस चीज़ पर हम कम्युनिकेट करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देन विथ कम्युनिकेशंस। जी तो सर, दिव्यांशु सर, अगर हम उस दिन पे जाए जिस दिन आपका ऑफ कोर्स इंटरव्यू था, तो उस टाइम पे क्या आप नर्वस थे, कॉन्फिडेंट थे, या फिर जस्ट संदीप माहेश्वरी की वीडियो चल रही है ट्वाइस एक्सपी की भाई मोटिवेशन ही मोटिवेशन चाहिए? क्या सीन था आपका उस टाइम? नर्वस तो मैं बहुत था। मेरे को अभी भी याद है, मैं बाहर बैठा था, मुझसे जस्ट पहले गौतम का इंटरव्यू था, तो उसका इंटरव्यू करीब 40-45 मिनट चला था। तो बाहर बैठे बैठे आई वाज लाइक कि ये क्या चल रहा है, इतना लंबा इंटरव्यू हो रहा है। और बस मैं दिमाग में बस एकदम खुद को काम रखना चाह रहा था। मैं अपना इंट्रो स्मूथ रखना, अपना इंट्रो बार बार रिवाइज कर रहा था कि अगर तुम अंदर इंटरव्यू के सामने जा रहे हो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही गलत हो जाए तो काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस के मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो बस मैं खुद को काम रखना चाह रहा था जितना ज़्यादा रख सकता हूँ, और यही हेल्प किया मेरे को। तो सर वो मोटिवेशन कुछ नहीं चल रहा था ट्वाइस एक्स पे? मोटिवेशन मतलब असली में बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वहाँ एकदम ऑफिस वाला माहौल पूरा बना रखा था सबने, सीरियस जैसा। अलग अलग 9-10 कमरों में इंटरव्यूज चल रहे थे बाहर वहाँ पे, साइमल्टेनियसली, मतलब निंजा के अलग कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे थे, डिजिटल का अलग चल रहा था, प्राइम का अलग चल रहा था। तो बहुत लाइक मैं सर तो ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तो ये सर ये तीनों के अलग अलग इंटरव्यूज चलते हैं? हाँ, मतलब अलग अलग वहाँ पे पैनल रहते हैं, 9-10 पैनल रहते हैं। निंजा का कहीं चल रहा होता है, डिजिटल के 2 कोई पैनल होते हैं, प्राइम का तो एक ही पैनल था। तो ऐसे मतलब तुम्हें लाइन बाय लाइन बुलाता है, जैसे जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वो लोग वेरीफाई करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें मतलब वहाँ पे चेयर पे रहता है, मतलब सारे कैबिन बना हुआ है, वहाँ पे चेयर पे बिठा देंगे और सीक्वेंस में तुमको जाना रहता है। सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों के लिए रहेगा। आपका ऑफर लगा तो आपके साथ कोई लकी चार्म था, जैसे कि कोई स्पेशल शर्ट, स्पेशल पेन या स्पेशल सॉक्स जो आप लेके गए हो इंटरव्यू के टाइम पे? नहीं, टॉकिंग अबाउट लकी चार्म इन थिंग्स, ऐसा कुछ तो नहीं था, पर हाँ एक लक फैक्टर जरूर रहता है। मीन्स टीसीएस आपने दिया है तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि आपके साथ क्या होगा, आपको क्या ऑफर आएगा। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब आप दिव्यांशु से पूछ सकते हो, बाहर आके मतलब ऐसा हो गया था कि कम्युनिकेशन से एक अलग ही वे में जा रहा था। मीन्स जैसा हमने सुना था कि इंटरव्यू ऐसा होता है कि आपका इंट्रो होता है, देन आपके प्रोजेक्ट डिस्कशंस होता है, देन डीएसए डिस्कशंस होता है। पर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था। मतलब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद में एकदम फॉर्मल प्रोफेशनल टॉक चालू हो गई है कि ये करोगे वो करोगे, थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन की तरफ गए थे। तो बस डिस्कशन करते रहे, कॉन्फिडेंटली आंसर करते रहे। बाहर आके पूछा, मैंने बोला अच्छा गया है, देखते हैं। लक फैक्टर था कि आ गया। लकी चार्म तो ऐसा मेरा भी एज सच कोई लकी चार्म तो नहीं है। मैं तो एक्चुअली इंदौर में रहता हूँ, तो मेरे को एक दिन पहले उज्जैन जाना पड़ा। और राइट, फिर मैं उज्जैन से फिर सुबह सुबह हम वहाँ से निकले थे सेंटर के लिए, तो बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, राइट। तो एज सच लकी चार्म नहीं, बट हाँ पेपर के दौरान लक काफ़ी काम आता है।
जब आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में मेरे को अभी भी याद है कि एक दो टेस्ट केस में मैं उस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल मेरे सॉल्व हो गए थे। तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं लक को क्रेडिट दूंगा कि लक काम आता है। और कई लोगों के साथ उन्होंने कोई दूसरी कोडिंग लैंग्वेज में वो कर रहे थे, तो उनका कोड चल ही नहीं रहा था, या जो भी कह लो, तो वहाँ भी मैं कहूँगा कि लक लक फैक्टर रहता ही है। टीसीएस का कंपाइलर धोखा दे जाता है लोगों को। कंपाइलर बहुत बहुत धोखा देता है टीसीएस। बहुत धोखा। वो तुम्हारी किस्मत है, तुम कौन से सिस्टम पे बैठे हो, तुम्हारा कंपाइलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सर ये बस अपने कॉलेज के जैसे हो गया सीन, कौन सा लैपटॉप चल रहा है, कौन सा कंप्यूटर चल रहा है, उसी के ऊपर। हाँ, वो पूरा लग सकता है। इस बार भी जो बच्चों ने अभी एनक्यूटी दिए, तो बहुत सारों ने इस बार ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, ज़्यादा सीरियसली प्रिपेयर करा था, पर जिसने सीरियसली प्रिपेयर करा उसका कंपाइलर ही नहीं चला। हाँ, तो वो थोड़ा लक फैक्टर तो है। आप सर खुद के लिए लकी थे। सर एक स्ट्रगल हो जाता है नहीं, इंटरव्यू जब होता है तब बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है चीज़ों के बीच। हाँ, मीन्स स्ट्रगल प्लस एक तो हमारा जो टीसीएस था वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था, है ना दिव्यांशु? शायद अपना पहला ही था। हाँ, अपना शुरू उसके शुरू में ही हो पहले गया। कॉलेज में कोई सी कंपनी नहीं आई थी। हाँ, तो कि सर एक फ्लेक्स फैक्टर होता है कि हाँ जॉब लग गई भाई, खुशी मनाएंगे। में आवाज तो आएगी, आपने हाईलाइट। रिश्तेदारों के सामने कैसे फ्लेक्स किया, अपने दोस्तों के सामने, देखो भाई जॉब लग गई है, तुम घूमो अब। नहीं, देखो फ्लेक्स तो इतना नहीं करा, मतलब फ्लेक्स का तो क्या है, रिश्तेदारों को तो क्या है समय के साथ पता लगता ही है। जैसे मतलब मम्मी है तो मम्मी ने मामा साइड वालों बता दिया, पापा है तो पापा ने उनके फ्रेंड सर्कल में बता दिया कि जॉब लग गई है। बाकी जैसे गांव में लोग मिलते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं, तो वो पता लगता ही रहता है। बाकी इतना फ्लेक्स नहीं करा था, क्योंकि एक कहते हैं ना कि खुशियाँ जितनी वो पास में रखो, समेट कर रखो, उतना ही अच्छा है। नजर जल्दी लग जाती है, तो इसलिए मैंने आगे रह के तो नहीं बताया था। मैंने बोला जब जाएंगे तब पता लग ही जाएगा। बाकी फ्रेंड्स का तो क्या है, सब साथ में रह रहे 4 साल से, सबको पता है एक दूसरे का किसका क्या चल रहा है, कौन क्या प्रिपेयर ओके कर भाई, रहा है, कनेक्ट कर लिया तो मैंने। उसमें क्या ही फ्लेक्स करना। बस कुछ सिनेरियोज रहेंगे, आपको उनका आंसर करना है, बहुत छोटा सा गेम है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सर जब रिजल्ट आया तो बेसिकली मेल आता है, तो सबसे ज़्यादा किसने रिफ्रेश किया उस मेल को? मैंने तो रिफ्रेश किया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा प्राइम में लग गया। मैंने उसे 3 बार रिफ्रेश करके 4 बार पढ़ा कि ये चल क्या रहा है, मतलब सैलरी कितनी लिखी है, क्या कितना है। मेरे दोस्त फोन लगा रहे थे, तो वही है, रिफ्रेश काफी बार करके मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। सबसे ज़्यादा चीटिंग किसने की मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट तो बेसिकली टीसीएस एनक्यूटी का ऐसा कोई स्पेसिफिक होता नहीं है जो दिया था। बस ये था कि प्रिपरेशन चल रही थी, जैसे एप्टीट्यूड के लिए जिसको फॉलो कर रहे थे उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे। बस यही है बेसिकली। तो सर अगर सैलरी आ गई, मतलब ऑफ कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद सैलरी आएगी, तो सबसे पहले खाने पे कौन खर्च करने वाला है सैलरी को? खाने पे तो नहीं, मतलब इतना फूडी तो नहीं हूँ मैं कि खाने पे ऐसे स्पेसिफिक खर्च करूँगा। बस हाँ, घर वालों के लिए कुछ सोचा है, कुछ घर नाना जी वालों के वगैरह लिए के लिए कुछ सोचा पहली है, बार उनको ऐसा कुछ खरीद के बस। देंगे अपने पैसों से। मुझे लगा सर कुछ ट्रीट वगैरह मिल जाएगी। हाँ, ट्रीट भी होगी ट्रेड वो तो भी है। चलती है, ट्रेड तो अभी भी चल ही रही है। दोस्त का क्या है, बोलते हैं पैकेज लग गया, सैलरी जब आएगी आएगी, पार्टी तो अभी करे, तो वो तो चलती रहती है। सर कौन था जो सबसे ज्यादा मुस्कुराया लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं, नर्वसनेस छुपाने के लिए? मेरे कहाँ साथ तो पर यही हुआ है, इंटरव्यू में, कहाँ पर? इंटरव्यू का ही बोल रहा इंटरव्यू है में। शायद। हाँ, हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे मतलब स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस था, पर जो अंदर जाके जो टर्न हुआ था, जो एक्सपेक्टेशन से अलग इंटरव्यू जा रहा था, फिर उस टाइम पे थोड़ा सा एचआर राउंड जब था तब थोड़ा ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन बाहर भी आ गए थे, फिर एक बार डिस्कशन हो गया था, तो फिर थोड़ा सा ऐसे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी करा था मेरे को कि थोड़ा एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे वगैरह वगैरह। सर एक तरीके से खौफ का राउंड होता है चार राउंड। हाँ, बस ये बाई लक ये अच्छा था कि एचआर बहुत अच्छा था हमारा। बढ़िया थे, एक्चुअली सपोर्टिव थे, हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे, टाइम ले रहे थे, वो बढ़िया था। 2 एचआर बैठे थे अपने टाइम पे गौतम, है ना? हाँ, 2 थे, एक पहले लेफ्ट वाले थे और एक वो दुबले पतले साइड वाले थे।
हाँ, तू किन में गया था? कुछ ऐसा मैं था। लेफ्ट हैंड साइड वाले पे गया था, जो हाँ, है नहीं, थोड़े हेल्दी थे वो वाले। मैं राइट साइड वाले पे गया था। वो हाँ। थोड़ा पूरा पूछ रहे थे प्रोजेक्ट्स के बारे में, पूरा डिटेल में प्रोजेक्ट की क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे और बहुत ट्रिकी नहीं, मेरे क्वेश्चंस से पूछे थे। मेरे से बेसिक क्वेश्चन बस, मेरे को तो उन्होंने चाय पानी भी ऑफर करा था। बढ़िया। सर कौन पूरे सेमेस्टर चिल करता है और एग्जाम के एक रात पहले ही पढ़ने का मोड ऑन होता है? ये तो सभी चिल करते तो हैं। बेसिकली सभी करते हैं, सभी ऐसा कोई करते हैं। नहीं है जो मतलब पूरे सेमेस्टर पढ़ता है। हाँ, पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में कुछ बच्चों का रहता है इतना ज़्यादा सीरियसनेस, पर हम दोनों तो नहीं है उसमें। हाँ, मैं बाकी तो वही दो सीजी तीन दिन पहले। मैं तो सीजीपीए पे भी इतना ध्यान नहीं देता। 7+ मेंटेन करना है बस, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें हम्म। सब हो जाएगा। सारी कंपनी में तुम हाँ, बैठ पाओगे। सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तक जो बन गए सीजीपीए, फिर वही बस मेंटेन रहते हैं। हाँ। सर अब सर अगला अब एक राउंड क्वेश्चन। मतलब दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम्म। तो इस तरीके का राउंड। सर इन 4 साल में सबसे आपको हार्ड या चैलेंजिंग टास्क क्या लगा, मतलब कि कोडिंग सीखना है या एकेडमिक के लिए टाइम निकालना या कुछ और, जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको लगा हो? चैलेंजिंग तो वैसे कुछ रहता नहीं है, मतलब एकेडमिक तो ऐसा है कि पहले जो M2 वगैरह रहते हैं तब तक थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट एकदम अलग रहते हैं, प्लस जो उन पे पढ़ाते हैं उनका भी थोड़ा वैसे ही रहता है। जैसे पटेल सर के सब्जेक्ट स्टार्टिंग में डराते हैं, 1-2 महीने जब तक आप क्लासेस करोगे आपको डर लगेगा, पर फिर धीरे धीरे जब पढ़ने लगते हैं समझ में आते हैं तो लगता है कि हाँ हो जाएंगे। तो एकेडमिक का तो इतना रहता नहीं है, बस एक जो ये फाइल वगैरह का हेडेक रहता है, ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्यों ही हो रहा है। कि कोडिंग तो ऐसा है कि रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए, और उसमें एक कोई भी सीनियर हो, मेंटर हो, फ्रेंड हो, उनका सपोर्ट अगर साथ में रहेगा तो फिर जो वो बोलते हैं ना कि एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, वो मेंटेन करने के लिए ऐसा सर्कल तो होना चाहिए। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये था कि मैं तो अप डाउन करता था इंदौर से। तो शुरू के सेमेस्टर में तो अटेंडेंस, पहले तो सब हफ्ते में 5 दिन आता था मैं शुरू में। तो वो बहुत चैलेंजिंग रहता था कि 5 दिन आना है, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर वापस से पूरा वापस चालू, वापस जाना है। असाइनमेंट्स कभी कभी बोल दिया असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट देने आना है। राइट, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता था। पढ़ने का शुरू में टाइम ही नहीं मिलता था। सर अगर हम टीसीएस को छोड़ दें, बेसिकली छोड़ना नहीं ऑफ कोर्स, अगर हम उसको छोड़े और दूसरी कंपनीज पे जाओ तो आपका क्या मोटिव था कि आपको कौन सी कंपनीज लेना है? ऑफ कोर्स अदर देन फैंग कि बड़ी कंपनीज में जाना है, दैट्स नॉट द ड्रीम ऑफ कोर्स। सर कौन सी ऐसी छोटी कंपनीज में जिनमें आपको जाना था? अ, मैंने मैंने तो अगर टीसीएस का सोचा था। मेरे को जैसे टीसीएस का जब आया था उस टाइम पे टीसीएस प्राइम का ही था, और मेरा गेट का था, मेन प्लान तो मेरा गेट का था। तो अपार्ट फ्रॉम टीसीएस तो मैं किसी और कंपनी के इंटरव्यू में भी नहीं बैठा। मतलब टीसीएस के टाइम पे आई गेस यश का हुआ था और किसी 1-2 कंपनी और का हुआ था। तो मैं उसमें बैठा ही नहीं था क्योंकि मेरे को गेट का प्रिपेयर करना था। राइट, तो इस कारण से मेरे को एक ही मोटिव था कि टीसीएस करना, और टीसीएस में जितना बेस्ट मैं ला सकता हूँ उतना बेस्ट मेरे को ला के दिखाना है। एंड सर आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? मेरा ऐसा था कि गेट की साइड तो मैं जा ही नहीं रहा था, मतलब मेरे को तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही चाहिए था और प्लेसमेंट ही लेना था। जब ये 7 सेम में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पे फिर पता लगा था कि कौन कौन सी कंपनी जो कॉलेज में आती है, तो उसमें टॉप पे हमारी होती है टीसीएस, इम्पेटस, यश टेक्नोलॉजी, जेनेसिस, जो कि सीएस के लिए मेन है, जो हर साल आती है। तो इसमें मैं टारगेट कर रहा था इम्पेटस पे, क्योंकि सबसे पहले हमारी ड्राइव इम्पेटस की होने वाली थी। इम्पेटस हमारा ऐसा था कि अक्टूबर में आने वाली थी, पर पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि वो डिले होते रहा और कल उसकी ड्राइव हुई है। तो मतलब इतना डिले हो गया। तो मेरा पहला टारगेट इम्पेटस था, क्योंकि इम्पेटस ऐसा था कि इंदौर लोकेशन मिल जाएगी, नेबर में रहेगा, प्लस सैलरी पैकेज भी अच्छा है, और जो बोलते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वर्किंग कल्चर है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि सीनियर्स वगैरह से पूछा था, तो मतलब पहले मैं इम्पेटस पे कर रहा था, प्लस टीसीएस तो था ही सही हमारे पास। आप मोटिव पर? स्पेंड मतलब घर वालों पर, खुद पर, मेरा तो यही है कि जो भी मतलब सैलरी आएगी उसको ऐसा है कि कुछ पोर्शन बचाओ, बाकी स्पेंड करो, लाइफ स्टाइल एंजॉय करेंगे। सर रिज्यूमे ट्रूथ और डेकोरेशन? ट्रुथ। ट्रुथ। सर डेकोरेशन भी तो कर सकते हैं ना?
फैंसी रेज्यूमे कुछ काम नहीं आते हैं। मीन्स जितना आपका रेज्यूमे क्लियर होगा, जितना स्पेसिफिक होगा, उतना इंटरव्यू डिस्कशन स्मूथ जाएगा। अगर आपने उसको फैंसी कर दिया, उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लिख दी और उस पर अगर डिस्कशन चले गया और आप अटक गए, फंबल कर गए, तो फिर वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। सर एक लक के हिसाब से भी तो हो सकता है ना कि हाँ देख लिए कि भाई बहुत सारा किया है इसने, इसको ले लेते हैं, इस तरीके से कुछ। हाँ, लक रहता है। जैसे मैंने भी जो मेरा रिज्यूमे बनाया था, वो फिर मेरे को बाद में बोला था लोगों ने, बहुत हेवी बनाया, ये बनाया, वो बनाया। पर पता नहीं वो पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, क्योंकि मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी 2 ऐड करे थे, फिर 3 प्रोजेक्ट ऐड करे थे। पर ये था कि जो मैंने ऐड करा था उसके बारे में मेरे को आइडिया था और मेरा डिस्कशन उसी पे गया ऑलमोस्ट। मेरे से ना डीएसए पूछा गया इंटरव्यू में, ना एसक्यूएल पूछा गया, कुछ भी नहीं। वैसे उनका रहता है प्रोसीजर कि वो आपसे 2 डीएसए क्वेश्चन करवाएंगे, पर मेरे से नहीं करवाया उन्होंने। पूरा सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पे डिस्कशन चला, ओरल डिस्कशन। मेरे से मेरा पूरा अपोजिट हुआ था। मेरे से तो डीएसए का क्वेश्चन पूछा था और मैंने अपने रेज्यूमे में 1-2 टेक्नोलॉजी कम भी कर दी थी, मतलब जिनका मेरे को पूरा आइडिया नहीं था कि मेरे को अच्छे से आती है ना, तो वो हटा देना। बिकॉज जो भी लिखो ऐसा लिखो कि वो उसमें से कुछ भी पूछ ले तुम बता पाओ। बिकॉज अगर तुम बता नहीं पाओगे और मान लो तुमने सब चीज़ें बताई लेकिन एंड में आते आते उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसपे तुम एकदम साइलेंट हो गए, तुम्हें पता ही नहीं है, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू सर पे। वो तो सॉरी बोल के भी हम आगे चल सकते हैं ना। हाँ, मतलब आगे सॉरी बोल के आगे चल सकते हो, बट वही है सॉरी। कि हाँ चल वो भी सही है, एक बार के लिए सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। बट अगर तुम 1 मिनट मौन में बैठे हो, तुम भी बैठे हो, वो भी बैठा है, तो वो तो बेकार है। और सर उनके जैसा कि पास तो आपने ऑप्शंस है ना बहुत सारे। उनको ऐसा थोड़ी है कि तुम 4 में से किसी को लेना है। उनके पास तो मल्टीपल एप्लीकेंट हैं, तो वो क्यों फिर ये सब चीज़ें रखेंगे उनके पास। सर हाई पेइंग जॉब या फिर चिल जॉब? मतलब चिल जॉब ही लूंगा मैं तो। एटलीस्ट ये थोड़ा हाई पेइंग जॉब में अगर वर्क लाइफ बैलेंस ही पूरा एकदम खराब है, मान लो कोई कंपनी आपसे 12-13 घंटे काम करवा रही है, सब दिन बुला रही है कि एक्सेप्ट संडे, बट तो बहुत मतलब मैं तो चिल जॉब ही प्रेफर करूंगा। जब तक सैलरी एटलीस्ट की इतनी है कि काम चल रहा है, अच्छी खासी सेविंग्स हो पा रही है, तब तक चिल जॉब ही लो। हाई पेइंग जॉब की तरफ तो नहीं लूंगा अगर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बिगड़ रहा है उसमें। तो सर एक साल हाई पेइंग जॉब करके छोड़ भी सकते हैं कि छोड़ पैसे तो तो आ ही सकते, गए, अब चेंज करते हैं। फिर वो चेंज करते बनता नहीं है। एक बार ज्यादा पैसे आने लगते हैं ना, तो लगता है कि और आन दो और आन दो, क्यों छोड़ना है अभी। और आने दो, और जो पैसे आएंगे वो फिर लंबे समय तक टिकेंगे थोड़ी। हाँ, हाँ वो तो साथ पैसा साथ सबसे स्पेंड बड़ा होते नशा है। रहेंगे ना। पैसा हाँ। सबसे बड़ा नशा है। एक बार आने लगता है तो छोड़ने का मन नहीं करता। सर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अगर आप एचआर हो दोनों, तो आप एक दूसरे को हायर करोगे या नहीं, वो करोगे तो क्यों करोगे? मतलब मैं एचआर हूँ और दिव्यांशु अप्लीकेंट है ऐसा। यस। यस सर, यस सर। तो मैं तो डेफिनेटली हायर करूँगा, क्योंकि मैंने दिव्यांशु के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह मैंने बहुत पास से देखा है। क्योंकि हम दोनों का रोल नंबर भी एक दूसरे के जस्ट बाद में, मतलब दिव्यांशु एंड देन गौतम। तो हम हर दोनों बार इंटरनल इंटरनल वाइवा, एक्सटर्नल वाइवा, हम सब जगह साथ में जाते हैं। साथ में ही देने जाते हैं हमेशा। हाँ, तो वहाँ पर जो ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाता है, मतलब ऐसा है कि एक टाइम पर मैं तो और जो टॉपिक रहता है वो छोड़ देता हूँ कि ठीक है ना, कॉलेज एग्जाम ही तो है, पेज ही तो भरने हैं, डिटेल से क्या मतलब, कौन पढ़ रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। बस जो वो टॉपिक के अंदर की जो डिटेल्स रहती है, माइनर माइनर डिटेल, वो जब ये वाइवा वगैरह में बताता, तो मैं सोचता हूँ ये भी था क्या। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो डेडिकेशन वगैरह है वो मैंने देखा है बहुत अच्छे से, और इसी के रीज़न से ज़रूर लेंगे। मैं भी एज ए एचआर गौतम को ज़रूर हायर करूँगा। मेरा टॉप मोस्ट रीज़न ये रहेगा कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। लाइक मतलब मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छी है। तो वो पूरे अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं। तो मतलब कंपनीज में यही मैटर करता है, आपकी स्किल्स एक पॉइंट पे इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो इस कारण से मैं गौतम को हायर करूँगा। सर मैं तो स्पाइसी रिएक्शन सोच रहा था कि नहीं एक दूसरे को बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं करने वाला, मैं तो नहीं करने वाला। दिस वाज ब्रोमांस हो गया एक तरीके से। यस सर, रोमांस हो नहीं, गया। वो सर वैलिड रीज़न हो तो फिर क्यों ना करें। so sir this was all about our session. Hope you guys enjoyed it. I think I या mean डेफिनेटली। it's हाँ, really very pleasure to meet you.
सर तो इसी बात पे सर ट्रीट हो जाए फिर हम दोनों को। अरे हाँ। बिल्कुल, अभी आ रहे हैं 23 को आना आप पार्टी में। हाँ सर। तो सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट आगे इट के वाज लिए अ सर, नाइस ऑल द बेस्ट। डिस्कशन गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। सर वी आर वेरी थैंकफुल। या